रात के 7:30 बज चुके थे। पूरे घर में कहीं बाहर जाने की तैयारी की हलचल मची हुई थी। ड्राइंग रूम में बैठी प्रमिला देवी बार बार घड़ी की तरफ देख रही थीं और झुंझला कर बोली, अरे ये अंजलि अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? हर बार कहीं जाना हो तो सबसे ज्यादा समय वही लगाती है। तभी सोफे पर बैठे विवेक ने मोबाइल देखते हुए ताना मारा, मम्मी आप भी जानती हैं ना, चाहे वो कितना भी समय लगा ले, फर्क क्या पड़ता है? गांव की सीधी साधी लड़कियां कभी स्मार्ट नहीं लग सकती। इतने में ऑफिस से लौटी श्वेता भी हंसते हुए वहीं आकर बैठ गई और बोली, सही कह रहे हो भैया, बड़ी भाभी चाहे जितना भी सज लें, उनके हाथों से तो हमेशा आटे और मसाले की ही खुशबू आती है। पता नहीं आप उन्हें हर पार्टी और फंक्शन में साथ क्यों ले जाते हो? विवेक हल्की हंसी दबाते हुए बोला, अरे मजबूरी है। पिछली बार जब उसे साथ नहीं ले गया था तो रिश्तेदारों ने कितने सवाल खड़े कर दिए थे। तभी अंदर कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और अंजलि बाहर आई। हल्के रंग की साड़ी, चेहरे पर सादगी और आंखों में मासूमियत उसे इतना अलग बना रही थी कि कुछ पल के लिए सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। लेकिन अगले ही पल प्रमिला देवी ने चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा, चलो अब जल्दी करो, देर हो रही है। अंजलि चुपचाप सिर झुकाकर रसोई की तरफ बढ़ गई, क्योंकि उसे पता था कि घर में उसकी तारीफ शायद ही कभी होने वाली थी। थोड़ी देर बाद श्वेता ने बैग सोफे पर रखते हुए ऊंची आवाज में कहा, भाभी पहले एक गिलास पानी तो दे दीजिए, ऑफिस में बहुत काम था। अंजलि तुरंत ट्रे में पानी लेकर आई, लेकिन पानी पीते ही श्वेता ने मुंह बनाकर कहा, इतना साधारण पानी, थोड़ा ठंडा नहीं दे सकती थी क्या? बाहर इतनी गर्मी है। प्रेमिला देवी ने भी तुरंत अंजलि को डांटते हुए कहा, तुझे इतनी सी भी बात समझ में नहीं आती? बाहर से थक कर आई है और तू गुनगुना पानी दे रही है। अंजलि चुपचाप गिलास उठाकर वापस मुड़ने लगी तो श्वेता फिर बोली, रहने दो, अब जल्दी से अदरक और इलायची वाली चाय बना दो, कम से कम चाय तो ढंग की मिल जाए। अंजलि बिना कुछ बोले रसोई में चली गई। उधर श्वेता अपना बैग खोलकर अपनी माँ को कपड़े दिखाने लगी और बोली, देखिए माँ, ये ड्रेस मैं तन्वी भाभी के लिए लाई हूँ, उन पर वेस्टर्न कपड़े कितने अच्छे लगते हैं ना। प्रमिला देवी खुश होकर बोली, हाँ, हमारी छोटी बहू पर तो हर चीज जचती है। रसोई में खड़ी अंजलि ये सब सुन रही थी। उसके हाथ चाय बना रहे थे, लेकिन मन में एक ही सवाल घूम रहा था कि क्या इस घर में उसकी मेहनत की कोई कीमत नहीं? पूरा घर संभालने के बाद भी आखिर क्यों उसे सिर्फ काम करने वाली समझा जाता है? क्या सिर्फ इसीलिए कि वो नौकरी नहीं करती? ऐसे सवाल उसके मन में रोज उठते थे, लेकिन सास और ननद के डर से वो कभी खुलकर कुछ कह नहीं पाती थी। कुछ देर बाद वो चाय और साथ में चिप्स पापड़ लेकर बाहर आई तो श्वेता ने ताने मारते हुए कहा, वाह, आज तो तुमने जिंदगी में पहली बार कोई समझदारी वाला काम किया है। कहने को तो तुम इस घर की बड़ी बहू हो, लेकिन काम तुम्हारे छोटे बच्चों से भी ज्यादा बेढंगे होते हैं। जरा तन्वी भाभी को ही देख लो, ऑफिस भी संभालती हैं और घर भी। श्वेता की बात सुनकर अंजलि का मन फिर से बुझ गया। सुबह से रात तक सबकी सेवा करने वाली अंजलि को घर में हर कोई किसी न किसी बात पर नीचा दिखा ही देता था। तभी कुछ देर बाद विवेक भी ऑफिस से वापस आ गया और हमेशा की तरह अंजलि तुरंत उसके लिए पानी लेकर आ गई। पानी पीते हुए विवेक बोला, कल मेरे दोस्त की शादी की सालगिरह की पार्टी है और हम सबको वहां जाना है। श्वेता, तुम शाम को तैयार रहना, कोई बहाना नहीं चलेगा। भाई की बात सुनकर श्वेता ने थकी हुई आवाज में कहा, ठीक है भैया, लेकिन मैं ज्यादा देर तक नहीं रुकूंगी। ऑफिस का काम करके वैसे भी बहुत थक जाती हूँ। अगर समय पर ऑफिस से लौट आई तो चलूंगी, वरना बहुत थक जाती हूँ। और हाँ विवेक, तुम्हारी सैलरी कब आएगी? घर के कई खर्च बाकी हैं। ये सुनते ही विवेक का चेहरा उतर गया। उसने धीमे स्वर में कहा, पता नहीं, कंपनी वाले इस बार भी सैलरी लेट कर रहे हैं। श्वेता तुरंत चिढ़कर बोली, ऐसा कब तक चलेगा? आखिर मैं अकेली कब तक सब संभालूंगी? तन्वी भाभी की तरह तुम्हारी पत्नी से तो नौकरी भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो बिल्कुल गांव की सीधी साधी औरत है। तुम्हारी तनख्वाह भी कोई खास नहीं है। जल्दी से दूसरी नौकरी ढूंढो जहां पैसे अच्छे मिलें, वरना मैं साफ कह देती हूँ कि मैं तुम दोनों का खर्च नहीं उठा पाऊंगी। ये सुनकर विवेक चुपचाप सिर झुकाकर बैठा रहा। तभी प्रमिला देवी ने बात संभालते हुए कहा,
अरे ढूंढ लेगा बेटा, इतना परेशान क्यों होता है। और सुनो अंजलि, कल पार्टी में अच्छे से तैयार होकर जाना, कहीं ऐसे ही देहातन बनकर हमारी इज्जत मत उतरवा देना। श्वेता, तू ही इसे थोड़ा तैयार कर देना। श्वेता ने तुरंत मुंह बनाकर कहा, मम्मी मुझसे ये फालतू काम मत करवाइए, मुझे कोई शौक नहीं है इसे सजाने का। अंजलि चुपचाप खड़ी सब सुनती रही और फिर बिना कुछ कहे रसोई में जाकर विवेक के लिए चाय बनाने लगी। रात को जब सब अपने अपने कमरे में चले गए, तब अंजलि अलमारी खोलकर अपनी साड़ियां निकाल निकाल कर देखने लगी। वो धीरे से विवेक से बोली, सुनिए, कल कौन सी साड़ी पहनूं? विवेक ने उसकी तरफ देखकर ताने भरे अंदाज में कहा, तुम्हारे पास कोई ढंग के कपड़े हैं भी क्या? बस वही पुरानी साड़ियां पहनकर मेरी माँ जैसी लगने लगती हो। पार्टी में लोग मॉडर्न कपड़े पहनकर आते हैं और तुम वैसे ही देसी अंदाज में पहुंच जाओगी। सच कहूं तो समझ नहीं आता कि मुझे किस बात की सजा मिल रही है जो मेरी शादी तुमसे हुई। ये सुनते ही अंजलि की आंखें भर आईं। उसके मन में आया कि कह दे कि मैं खुद आपकी जिंदगी में जबरदस्ती नहीं आई थी, आपकी माँ ही मुझे पसंद करके इस घर में ले आई थी। लेकिन वो कुछ नहीं बोली। उसे महसूस होने लगा कि इस घर में उसकी कोई इज्जत नहीं बची है। थोड़ी देर बाद हिम्मत करके वो श्वेता के कमरे में गई और बोली, दीदी, अगर आपके पास कोई ड्रेस हो तो मुझे कल के लिए दे दीजिए। श्वेता पहले उसे घूर कर देखने लगी और फिर जोर जोर से हंस पड़ी। तुम और ड्रेस पहनोगी? तुम्हें पता भी है ड्रेस कैसे पहनी जाती है? कहीं तुम तन्वी भाभी की नकल तो नहीं कर रही हो? ये सुनकर अंजलि चुप हो गई। घर में हर दिन उसे किसी न किसी बात पर छोटा महसूस कराया जाता था, जबकि वो इस घर की बड़ी बहू थी। अगले दिन सुबह जब वो श्वेता के लिए टिफिन तैयार कर रही थी, तो श्वेता फिर ताना मारते हुए बोली, शाम को पार्टी में लहंगा पहनकर मत पहुंच जाना, वरना कहीं विवेक भैया तुम्हें देखकर शर्म से बेहोश ना हो जाएं। वैसे भी तुम उन्हें कभी पसंद नहीं थी। श्वेता की ये बात अंजलि के दिल में तीर की तरह चुभ गई। सच तो ये था कि अंजलि तन्वी से कहीं ज्यादा सुंदर थी, लेकिन क्योंकि तन्वी पढ़ी लिखी थी, अंग्रेजी फर्राटे से बोलती थी और ऑफिस में नौकरी करती थी, इसीलिए घर में हर कोई उसी की तारीफ करता था। जबकि बीए पास होने के बावजूद अंजलि को हमेशा गंवार और देहाती कहा जाता था। अब वो इन तानों से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके मन में पहली बार ये ख्याल आया कि आखिर वो क्यों खुद को इतना कमजोर समझे। वो भी पढ़ी लिखी है, वो भी नौकरी कर सकती है, वो भी अच्छे कपड़े पहन सकती है, आखिर उसमें क्या कमी है। धीरे धीरे उसके मन में खुद को बदलने का जज्बा जागने लगा। जब श्वेता ऑफिस चली गई और विवेक भी घर से निकल गया, तो अंजलि ने प्रमिला देवी को नाश्ता दिया और फिर धीरे से श्वेता के कमरे में चली गई। श्वेता अक्सर अपनी अलमारी लॉक नहीं करती थी। अंजलि ने अलमारी खोली और वही नई जीन्स ढूंढने लगी जो श्वेता कुछ दिन पहले तन्वी के लिए खरीद कर लाई थी। थोड़ी तलाश के बाद उसे वो जीन्स मिल गई। वो उसे चुपके से अपने कमरे में ले गई और पहनकर आईने के सामने खड़ी हो गई। खुद को देखकर वो हैरान रह गई। वो बिल्कुल अलग लग रही थी, आत्मविश्वासी, स्मार्ट और खूबसूरत। उसने आईने में खुद को बार बार देखा और उसके मन में एक नया हौसला जन्म लेने लगा। उसी पल उसने ठान लिया कि अब वो सबको दिखाकर रहेगी कि वो किसी से कम नहीं है। वो भी आधुनिक कपड़े पहन सकती है, नौकरी कर सकती है और अपनी अलग पहचान बना सकती है। अंजलि को सिलाई कढ़ाई का बहुत अच्छा काम आता था और उसके पास अपनी सिलाई मशीन भी थी। अब उसके मन में एक ऐसा विचार जन्म ले चुका था जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सिलाई सीख चुकी अंजलि आज अपने उसी हुनर को याद करके कुछ नया करने की धुन में थी। वो अपनी अलमारी में पुराने कपड़े और डिजाइन ढूंढते हुए कुछ सोच रही थी। तभी कमरे में प्रमिला देवी आ गईं और तेज आवाज में बोली, अरे क्या कर रही है तू यहाँ? चल पहले मेरे लिए शिकंजी बना कर ला। तभी उनकी नजर कमरे के कोने में रखी सिलाई मशीन पर पड़ी, तो वो ताना मारते हुए बोली, अरे अब ये क्या शुरू कर दिया? पता नहीं आज कौन सा नुकसान करने वाली है। तुझे कुछ आता भी है या बस यूं ही अपने मायके से ये मशीन उठा लाई थी? मैंने तो तुझे आज तक फटे कपड़ों के अलावा कुछ और सिलते नहीं देखा। अंजलि चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। उसके मन में आया कि कह दे कि मम्मी जी, मुझ में भी हुनर है, बस उसे दिखाने का मौका कभी मिला ही नहीं। लेकिन वो कुछ नहीं बोली,
सच तो ये था कि घर के कामों से उसे कभी अपने लिए समय ही नहीं मिला। पहले तन्वी भी यही कहती थी। घर के कामों से बचने के लिए नौकरी का बहाना बनाकर दूसरे शहर चली गई और अब पूरा घर अकेले अंजलि के सिर पर था। प्रमिला देवी बाहर जाकर बैठ गईं और अंजलि उन्हें शिकंजी देकर फिर से अपने काम में लग गई। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे और आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। शाम होने लगी और घड़ी में 7 बजने वाले थे कि बाहर से फिर प्रमिला देवी की आवाज आई। अरे, आज पूरा दिन हो गया, पता नहीं किस चीज में घुसी हुई है। अब चाय मिलेगी भी या मुझे खुद ही बनानी पड़ेगी? अंजलि तुरंत उठी, रसोई में गई और सबके लिए चाय बनाकर ले आई। लेकिन चाय देकर वो फिर तेजी से अपने कमरे में लौट गई, क्योंकि उसे श्वेता के आने से पहले अपना काम खत्म करना था। उसने शाम तक सब कुछ समेट दिया और कमरा भी पूरी तरह साफ कर दिया, ताकि किसी को जरा सा भी शक ना हो कि वो पूरे दिन किसी खास काम में लगी हुई थी। थोड़ी देर बाद श्वेता ऑफिस से वापस आई। अंजलि ने उसके लिए भी चाय बनाई। चाय लेते हुए श्वेता ने उसे तिरछी नजरों से देखा और बोली, कल पार्टी में जाने की तैयारी ठीक से की भी है या फिर वही गंवारों जैसी बनकर चल दोगी? पढ़े लिखे लोगों की महफिल में साड़ी का घूंघट निकालकर मत पहुंच जाना। अगर आज भी स्मार्ट नहीं लगी ना, तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। प्रमिला देवी ने भी तुरंत हामी भरते हुए कहा, सही कह रही है श्वेता। शहर में आकर तो लोगों के तौर तरीके बदल जाते हैं, लेकिन एक हमारी बहू है जिसे आज तक शहर में रहने का ढंग नहीं आया। ये सुनकर अंजलि के मन में जैसे बरसों का दर्द जाग उठा। वो मन ही मन सोचने लगी कि इन लोगों ने ही तो मुझे हमेशा साड़ी और पल्लू में बांध कर रखा है। मैं भी जीन्स पहनना चाहती हूँ, ड्रेसेस पहनना चाहती हूँ, अपने मन का जीवन जीना चाहती हूँ, लेकिन हर बार मुझे यही कहकर रोक दिया जाता है कि बहू होकर ऐसे कपड़े अच्छे नहीं लगते। घर में कोई आ जाए तो मम्मी जी सिर से पल्लू तक नहीं हटाने देती, और अब वही कह रही हैं कि मैं घूंघट करके जाती हूँ। इंसान को इतना भी दोगला नहीं होना चाहिए। उसके दिल में अब धीरे धीरे आत्मसम्मान की आग जलने लगी थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वो इन सबको आईना दिखाकर ही रहेगी। वो साबित करेगी कि वो सिर्फ रसोई तक सीमित रहने वाली औरत नहीं है। उसमें भी हुनर है, आत्मविश्वास है, और वो भी आधुनिक तरीके से जी सकती है। कुछ देर बाद विवेक भी ऑफिस से घर लौट आया। उसने चाय पीते हुए कहा, अंजलि, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, और श्वेता, तुम भी। तुम दोनों को तैयार होने में वैसे भी बहुत समय लगता है। ये सुनकर अंजलि ने पहली बार चुपचाप सिर झुकाने के बजाय आईने में खुद को देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसने मन ही मन कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। अंजलि को साड़ी पहनने में ही 1 घंटा लग जाता था। विवेक ने गुस्से में कहा, अंजलि, एक बात कान खोलकर सुन लो। वहां जाकर किसी से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने वहां मुंह खोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें इस घर में रख रहा हूँ, वही बहुत है। ये सुनते ही अंजलि का मन रोने को हो गया। वो विवेक से बेहद प्यार करती थी, लेकिन विवेक उसे कभी अपना नहीं पाया। उसने कई बार कोशिश की थी कि वो अपने पति के दिल में अपने लिए थोड़ी जगह बना सके, मगर हर बार प्रमिला देवी बीच में आकर सब बिगाड़ देती थी। विवेक हमेशा यही कहता था कि अंजलि कभी ढंग से तैयार नहीं हो पाती, क्योंकि प्रमिला देवी खुद उसे हर समय टोकती रहती थी। कभी कहती थी, अरे, ये गांव की लड़की जीन्स पहनेगी तो हमारी और बेइज्जती करवाएगी। तो कभी तन्वी की तारीफ करते हुए कहती थी, तन्वी को देखो कितने अच्छे तरीके से वेस्टर्न कपड़े पहनती है। कपड़े पहनने का भी एक ढंग होता है। ये सब सुन सुनकर अंजलि अंदर ही अंदर तिलमिला उठती थी। आज उसके मन में जैसे बरसों का दबा हुआ दर्द बाहर आने लगा था। उसने मन ही मन ठान लिया कि आज मैं प्रमिला देवी को अपना वो रूप दिखाऊंगी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगर आज भी किसी ने मुझे रोका, तो फिर मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। आज पहली बार उसने फैसला किया कि वो अपने ऊपर लगाए गए हर बंधन को तोड़ देगी। कुछ देर बाद श्वेता और प्रमिला देवी दोनों तैयार होने चली गईं। दूसरी तरफ विवेक भी अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगा। तैयार होकर वो बाहर आकर बैठ गया और ऊंची आवाज में बोला,
अंजलि, जल्दी तैयार हो जाओ और याद रखना, कहीं जोकर बनकर आप बाहर मत आ जाना। विवेक की बात सुनकर अंजलि ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। फिर वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद को संवारने लगी। उसने मोबाइल में एक वीडियो देखकर बहुत खूबसूरत हेयर स्टाइल बनाया। उसके लंबे बाल इतनी सुंदर लग रहे थे कि खुद उसे भी यकीन नहीं हो रहा था। फिर उसने हल्का लेकिन बेहद आकर्षक मेकअप किया। अंजलि पहले से भी बहुत खूबसूरत थी, मगर उसकी यही खूबसूरती कहीं ना कहीं श्वेता को चुभती थी। आज अंजलि पहली बार अपनी खूबसूरती को खुलकर उभार रही थी। उधर बाहर प्रमिला देवी तैयार होकर बैठ गईं और झुंझलाकर बोली, अरे, ये अंजलि रानी अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? विवेक अखबार पलटते हुए बोला, अरे मम्मी, मुझे पता है, चाहे वो कितना भी समय लगा ले, दिखेगी तो वैसी ही। साड़ी पहनने में ही घंटों लगा देती है। उसे लगता है कि वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इंसान को स्मार्ट भी तो होना चाहिए, और वो तो है नहीं। तभी श्वेता भी बाहर आकर बैठ गई और ताने मारते हुए बोली, पता नहीं अंदर ऐसा क्या कर रही है तुम्हारी बीवी। कितना भी परफ्यूम लगा ले, इसके अंदर से तो रसोई की ही खुशबू आएगी। और तुम भी ना भैया, इसे हर जगह साथ क्यों ले जाते हो? विवेक ने धीरे से कहा, उसे साथ ले जाना मेरी मजबूरी है। याद है ना, पिछली बार जब उसे पार्टी में नहीं ले गया था, तो उसने अपनी माँ को बता दिया था। फिर उसकी माँ ने मुझे फोन करके कितना सुनाया था। ये सुनकर श्वेता बोली, तो तुम उसकी माँ से डरते हो क्या? विवेक थोड़ा हंसते हुए बोला, डरना पड़ता है। उनके घर का बंटवारा होने वाला है, और अंजलि भी अपने पापा की दो बेटियों में से एक है। उसके हिस्से में कुछ ना कुछ तो आएगा ही। अगर अभी उनसे लड़ाई रखूंगा तो बाद में कुछ हाथ नहीं लगेगा। वैसे भी अच्छा है कि वो थोड़ी दबकर रहती है, वरना पता नहीं क्या होता। ये सुनकर श्वेता मुंह बनाकर बोली, जो भी हो, अब महारानी से पूछो कि बाहर कब आएगी। हम सब कब से इंतजार कर रहे हैं। विवेक उठकर दरवाजे के पास गया और जोर जोर से आवाजें लगाने लगा, अरे अंजलि, चलना नहीं है क्या? कहीं इतना जोकर तो नहीं बन गई कि लोग तुम्हें देखकर हंसने लगे? जल्दी बाहर आओ, देर हो रही है। अंदर कमरे में खड़ी अंजलि ने आखिरी बार खुद को आईने में देखा और मुस्कुराकर बोली, आज मुझे देखकर सच में सबके होश उड़ जाएंगे। इन्होंने मुझे ऑफिस वाली लड़कियों से कम समझा था, लेकिन आज इन्हें पता चलेगा कि मुझ में कितना हुनर है। इसके बाद उसने धीरे से दरवाजा खोल दिया। जैसे ही वो कमरे से बाहर आई, विवेक का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी नजरें अंजलि से हट ही नहीं रही थीं। प्रमिला देवी और श्वेता ने भी जब उसे देखा तो दोनों दंग रह गईं। अंजलि ने जीन्स के साथ एक बेहद खूबसूरत टॉप पहना हुआ था, जिसे उसने खुद अपने हाथों से सिलकर तैयार किया था। ऊपर से उसने एक लंबा नेट का शर्ट पहन रखा था, जो उसके पूरे लुक को और भी स्टाइलिश बना रहा था। उसका हेयर स्टाइल, मेकअप और आत्मविश्वास सब कुछ इतना शानदार था कि कोई भी उसे देखकर नजरें नहीं हटा पा रहा था। आज वो किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। सबसे पहले श्वेता के मुंह से निकला, ये जीन्स तो मैं तन्वी भाभी के लिए लाई थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने इसे पहन लिया। इस पर अंजलि चुप नहीं रही। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, मैंने आपसे ड्रेस मांगी थी, लेकिन आपने देने से मना कर दिया। फिर मुझे ये जीन्स याद आ गई। मैंने सोचा, वैसे भी आप मेरे लिए तो कभी कुछ लाती नहीं हो, हमेशा तन्वी के लिए ही सामान लाती हो। इसीलिए मैंने इसे अपना गिफ्ट समझ लिया। और देखिए, ये मुझ पर भी उतनी ही अच्छी लग रही है। अंजलि की ये बात सुनकर श्वेता का चेहरा उतर गया। वो चाहकर भी विवेक के सामने कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि आज सचमुच अंजलि जीन्स में बेहद खूबसूरत लग रही थी। और पहली बार सबको एहसास हो रहा था कि जिसे वे हमेशा गंवार समझते रहे, असल में वो किसी से कम नहीं थी। इसके बाद अंजलि ने विवेक की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, हमें तो देर हो रही थी ना, चलिए चलते हैं। अगर आप कहें तो मैं कपड़े बदल देती हूँ। विवेक कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, नहीं, ठीक है, चलो, अब देर हो रही है। ये सुनकर अंजलि के दिल में हल्की सी उम्मीद जागी। वो कब से अपने पति के एक प्यार भरी नजर के लिए तरस रही थी। वो चाहती थी कि विवेक एक बार उसकी तारीफ करे,
उसे देखकर मुस्कुराए, लेकिन विवेक बार बार नजरें हटाने की कोशिश कर रहा था, जैसे वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि आज उसकी पत्नी इतनी बदल कैसे गई। कुछ देर बाद सब लोग गाड़ी में बैठ गए। अंजलि हमेशा की तरह पीछे की सीट पर बैठ गई, लेकिन पूरे रास्ते विवेक बार बार बैक व्यू मिरर से उसे देखता रहा। शायद पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि जिसे वो हमेशा साधारण समझता रहा, वो असल में कितनी खास है। जब सब लोग पार्टी के वेन्यू पर पहुंचे, तो विवेक ने पहली बार सबके सामने अंजलि का हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर जाना शुरू कर दिया। विवेक का हाथ पकड़ते ही अंजलि के पूरे शरीर में एक मीठी सी सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि शादी के बाद पहली बार उसके पति ने उसे इस तरह अपनापन दिया था। पार्टी में पहुंचते ही विवेक के दोस्त उसके कान में कहने लगे, यार तेरी वाइफ तो बहुत खूबसूरत है। कोई कह रहा था, भाभी तो बिल्कुल मॉडल लग रही हैं। और ये सब सुनकर अंजलि के चेहरे पर आत्मविश्वास और भी बढ़ता जा रहा था। उसे लग रहा था जैसे आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया हो। पार्टी में वो विवेक के दोस्तों की पत्नियों से बड़े आत्मविश्वास के साथ बातें कर रही थी। वो अंग्रेजी में भी बात कर रही थी, जिसे देखकर विवेक पूरी तरह हैरान था। आज अंजलि अपने सारे हुनर दुनिया के सामने ऐसे रख रही थी जैसे उसके पास खुद को साबित करने का यही आखिरी मौका हो। सबसे बड़ी बात यह थी कि आज विवेक ने उसे एक बार भी नहीं टोका, न डांटा और न ही शर्मिंदगी महसूस करवाई। लेकिन दूसरी तरफ श्वेता अंदर ही अंदर जल रही थी। वो बार बार प्रमीला देवी के कान में कह रही थी, मम्मी देखो इसे कितना इतराकर घूम रही है, जैसे इसे अचानक पंख लग गए हों। घर चलो फिर बताती हूँ इसे। सच तो ये था कि श्वेता को अंजलि की खूबसूरती और स्मार्टनेस देखकर जलन हो रही थी। पार्टी खत्म होने के बाद जब सब लोग घर पहुंचे, तो घर में घुसते ही श्वेता गुस्से से बोली, बहुत इतराना हो गया महारानी, अब ये जीन्स वापस करो। तुम्हारी औकात नहीं है इतनी महंगी जीन्स पहनने की। ये सुनते ही अंजलि का चेहरा सख्त हो गया। उसने पहली बार पूरे आत्मविश्वास के साथ श्वेता की आंखों में आंखें डालकर कहा, श्वेता मेरी औकात क्या है ये मैं तुम्हें चुटकियों में दिखा सकती हूँ। मैं गांव की जरूर हूँ, लेकिन पढ़ी लिखी भी हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारी नजरों में मेरी पढ़ाई की कोई कीमत नहीं, और ये तुम्हारी सोच की समस्या है, मेरी नहीं। इस घर में मुझे कभी खुलकर बोलने नहीं दिया गया, अपनी पसंद के कपड़े पहने नहीं दिए गए, और हमेशा यही जताया गया कि मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन आज तुम्हें बहुत कुछ पता चल गया होगा। और रही इस जीन्स की बात, तो मैं इससे भी महंगी जीन्स खरीद सकती हूँ और पहन भी सकती हूँ। अब तक मैं सिर्फ मम्मी जी की इज्जत करती थी, इसीलिए उनकी हर बात मान लेती थी। मगर अब बहुत हो गया। अब मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगेगा। अगर तुम लोग मेरा साथ देना चाहते हो तो ठीक है, और अगर नहीं देना चाहते हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंजलि की बातें सुनकर प्रमीला देवी उसे फटी आंखों से देखती रह गईं। आज पहली बार उनकी बहू ने इतनी हिम्मत से जवाब दिया था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई। अंजलि गुस्से में विवेक की तरफ देखकर अपने कमरे की ओर जाने लगी। तभी पीछे से उसे विवेक की आवाज सुनाई दी। विवेक ने श्वेता से सख्त लहजे में कहा, श्वेता तुम हमेशा अंजलि के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? उस जीन्स के पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। और खबरदार, अगर आज के बाद तुमने उसे देहाती कहा तो। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि अंजलि क्या है। सच कहूं तो मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैं आज तक उसे गलत समझता रहा, जबकि वो किसी से कम नहीं है। और एक बात कान खोलकर सुन लो, वो तुम्हारी बड़ी भाभी है। अगर उसकी इज्जत कर सकती हो तो ठीक है, वरना फिर तन्वी भाभी के पास जाकर रहो। विवेक की ये बात सुनकर श्वेता स्तब्ध रह गई। उसे यकीन भी नहीं हो रहा था कि उसका भाई पहली बार अंजलि के पक्ष में खड़ा हुआ है। प्रमीला देवी भी चुप थी। विवेक गुस्से से वहां से सीधा कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचते ही उसने जैसे ही अंजलि की तरफ देखा, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। लेकिन आज उन आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं था, उनमें पहली बार अपने अस्तित्व को पहचान लेने की ताकत भी थी। आज विवेक ने अंजलि के लिए वो किया था जिसका वो बरसों से इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने अंजलि की आंखों में आंसू देखे, उसका दिल भर आया। वो धीरे से उसके पास आया, उसके आंसू पोंछे और धीमी आवाज में बोला, अंजलि मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा तुम में कमियां ढूंढता रहा, लेकिन आज मेरी आंखों से पर्दा हट गया है। मैंने कभी तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की।
ये सुनते ही अंजलि की आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। विवेक ने उसे अपने सीने से लगा लिया। पहली बार अंजलि को अपने पति की बाहों में वो अपनापन महसूस हुआ जिसके लिए वो इतने सालों से तरस रही थी। कुछ पल बाद अंजलि ने धीमे स्वर में कहा, मैं हमेशा से अपना बुटीक खोलना चाहती थी, लेकिन मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। हर बार डर, जिम्मेदारियां और लोगों की बातें मेरे सपनों के आगे खड़ी हो जाती थी। विवेक ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराकर कहा, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम जो करना चाहती हो खुलकर करो। तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये सुनकर अंजलि की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखाई दी। बाहर हॉल में बैठी श्वेता अभी भी गुस्से में अपनी माँ प्रमीला देवी से कह रही थी, माँ, आपने देखा ना भैया किस तरह मुझ पर गुस्सा कर गए। मुझे ही गलत साबित कर दिया। प्रमीला देवी ने इस बार शांत स्वर में अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, अरे बेटा, बात सिर्फ एक जीन्स की नहीं है। बात यह है कि आज पहली बार हमने अंजलि का असली रूप देखा। अगर वो जीन्स पहन लेगी तो क्या बिगड़ जाएगा। अच्छी तो लग रही थी। और देखा नहीं, उसने अपने हाथों से कितना सुंदर टॉप सिलकर पहना था। सच कहूं तो इतना हुनर मैंने तन्वी में भी नहीं देखा। आज मुझे समझ आया कि गलती हमारी थी। हमने उसे हमेशा कम समझा। श्वेता अपनी माँ की बातें सुनकर चुप हो गई। शायद पहली बार उसे भी एहसास हो रहा था कि वो अंजलि से सिर्फ जलती रही थी। कुछ देर बाद प्रमिला देवी खुद उठकर अंजलि के कमरे में गईं। उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा अंजलि चुपचाप बैठी हुई थी। प्रमिला देवी उसके पास आई, उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे गले लगाकर बोली, बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं। हमेशा तुझे रोकती रही, तुझे छोटा दिखाती रही। लेकिन आज मैं समझ गई हूँ कि तू कितनी काबिल है। प्रमिला देवी की आंखों में भी आंसू आ गए। अंजलि ने तुरंत उनके पैर छू लिए और बोली, मम्मी जी, मुझे आप सबसे सिर्फ थोड़ा सा भरोसा चाहिए था। उस दिन के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। जहाँ पहले हर समय ताने और तुलना होती थी, वहीं अब घर में अपनापन बढ़ने लगा। विवेक अब हर छोटे बड़े काम में अंजलि का साथ देता था। उसने खुद अंजलि के लिए एक नई सिलाई मशीन खरीदी और घर के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगवाया, अंजलि बुटीक। धीरे धीरे कॉलोनी की महिलाएं उसके पास कपड़े सिलवाने आने लगी। अंजलि अपने हुनर से नए नए डिजाइन बनाती और हर कोई उसकी तारीफ करता। अब लोग उसे गांव की गंवार बहू नहीं, बल्कि बुटीक वाली अंजलि के नाम से पहचानने लगे थे। श्वेता का व्यवहार भी धीरे धीरे बदलने लगा। अब वो अंजलि से सलाह लेने लगी थी और कभी कभी उसके काम में मदद भी कर देती थी। प्रमिला देवी भी हर किसी से गर्व से कहती, मेरी बहू बहुत हुनरमंद है। अंजलि की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जिस लड़की को कभी अपने ही घर में बोलने तक की इजाजत नहीं थी, आज वही अपने हुनर और आत्मविश्वास से सबकी सोच बदल चुकी थी। उसने समझ लिया था कि अगर इंसान खुद के लिए खड़ा हो जाए तो जिंदगी सच में बदल सकती है। अगर उस दिन वो डर कर फिर चुप हो जाती तो शायद उसकी जिंदगी कभी नहीं बदलती। इसीलिए कभी कभी अपनी पहचान बनाने के लिए एक सख्त कदम उठाना बहुत जरूरी होता है। आपके विचार से अंजलि के जीवन में आए इस बड़े बदलाव का मुख्य कारण क्या था? उसका खुद के लिए उठाया गया सख्त कदम या अंत में उसके पति विवेक का मिला साथ? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।